Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभम शंकधर, और दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों का बुलेटिन तैयार है बोनस पॉइंट। खबरों पर विश्लेषण के लिए तैयार हैं द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अंशुमान जी से होने वाली चर्चा के लिए तैयार हैं आप सब। तो शुरू करते हैं ये शो और दिखाते हैं आपको ऑन द शो, जहां पता चलेगा आज कौन सी बड़ी खबरें हमारे इस शो में शामिल हैं। पहली खबर रेलवे से जुड़ी। रेलवे ने बढ़ाया किराया, 26 दिसंबर से लागू होंगे मेल एक्सप्रेस एसी सफर पर नए टैरिफ, महंगा हो जाएगा सफर। इसके बाद दूसरी खबर, बोतल बंद पानी पर सख्ती, 1 जनवरी से FSSAI के सख्त टेस्टिंग नियम होंगे लागू। महंगे गोल्ड से आरबीआई चिंतित, कीमतें घटी तो गोल्ड लोन पर बढ़ सकता है डिफॉल्ट। फिर चलेंगे कॉपर की तरफ। कॉपर ने तोड़े तेजी के सारे रिकॉर्ड। लंदन मेटल एक्सचेंज पर भाव $12,000 प्रति टन के करीब पहुंचे। इंडिगो का विस्तार टला, नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब वित्त वर्ष 2027 में शुरू होंगी। झटका बड़ा है, क्या कुछ मायने हैं इसके, इसको जानेंगे। और अब प्रवासियों पर सख्ती करेंगे ट्रंप, 2026 में बढ़ेगी सख्ती। वर्क प्लेस पर छापे, बॉर्डर पेट्रोलिंग पर सख्ती, कई तरीके के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से। क्या इनके मायने हैं, क्या इनके असर होंगे, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत रेलवे के बढ़े किराए के साथ। जुलाई में रेल किराए में बढ़ोतरी के बाद भारतीय रेलवे ने एक बार फिर बढ़ोतरी की घोषणा की है। 26 दिसंबर से यात्री किराए में मामूली बढ़ोतरी लागू होगी। हालांकि सब अर्बन रेलगाड़ियों और 215 किलोमीटर साधारण रेल यात्रा के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साधारण रेल यात्रा पर 215 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा पर ₹1 प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। साथ में मेल, एक्सप्रेस और एसी के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। सर, पहले तो इस बढ़ोतरी के अंदर उतरते हैं। आंकड़ों को समझना हो तो ये बढ़ोतरी कैसे समझी जाए? अब अगर हम असर के तौर पर देखें, जो दरें रेलवे ने अब किराए की हैं, उनमें 215 किलोमीटर से ऊपर, मतलब जो बेंचमार्क है वो 215 किलोमीटर से ऊपर है, 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी उधर है। मेल एक्सप्रेस नॉन एसी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर के, एसी में 2 पैसे के आसपास है। अगर असर आप देखें तो 500 किलोमीटर के नॉन एसी मेल एक्सप्रेस पे करीब ₹10 के आसपास का टिकट बढ़ेगा, और लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं उन पे 5 से ₹15 के आसपास का अतिरिक्त किराए का बोझ यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने माल ढुलाई में, फ्रेट में किसी तरीके की बढ़ोतरी नहीं की है, और यहाँ से अब भारतीय रेलवे ग्रेजुअली किराए बढ़ाने की प्रक्रिया में आगे आ रही है। सर, दूसरा सवाल यह है कि रेलवे को इससे कितना फायदा होगा रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर देखा जाए 1 पैसे 2 पैसे की बढ़ोतरी से रेवेन्यू पर कुछ असर पड़ेगा? 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एस्टिमेट किया है रेलवे ने 2025-26 में, जो बाकी महीने हैं अभी के, और अगले साल का तो बजट के साथ पता चलेगा। बाकी महीनों में 600 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। मान सकते हैं कि अगले 1 क्वार्टर में 600 करोड़ का राजस्व आएगा। रेलवे का इसका निवेश संचालन खर्च में, ट्रैक्स पर, सिक्योरिटी में, रोलिंग स्टॉक पर करेगी। चूंकि 600 करोड़ अगर आप रेलवे का टोटल ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर देखें तो उसकी तुलना में बहुत छोटा, 2.6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है रेलवे का, उसमें बहुत छोटा है। लेकिन ये धीमे धीमे रेलवे यात्री का कारोबार में या पैसेंजर ट्रैफिक की लागत को वसूलने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रही है, जो कि परोक्ष रूप से माल ढुलाई से सब्सिडाइज होती है, क्रॉस सब्सिडाइज होती है। और जैसे हमने शुरुआत में कहा कि इससे अब रेलवे एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें रह रहकर हर साल किराए में थोड़ी बढ़ोतरी की जा सकती है। फूड रेगुलेटर FSSAI ने बोतलबंद पानी के लिए टेस्टिंग के सख्त नियम जारी किए हैं, और ये नियम 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे। बोतलबंद पानी के कारोबार के लिए BSI सर्टिफिकेशन की वैधता को खत्म करने के बाद FSSAI ने एक कदम उठाया है। नए नियमों के तहत कंपनियों को तय अंतराल में पानी की टेस्टिंग कराना जरूरी होगी। सर, क्यों लिया गया ये फैसला और नियमों में क्या बदलाव आए हैं?
शुभम, भारत इस मामले में बड़ा अनोखा बाजार है। भारत में बोतल बंद पानी का बाजार ही $9.5 बिलियन का है। मतलब सामान्य रूप से पीने का पानी का इतना बड़ा बाजार आपको दुनिया के कम देशों में दिखाई देगा जहां पानी के जल के इतने स्रोतों का काफ़ी बड़ा बाजार और हर साल 12 से 13% की दर से बढ़ रहा है क्योंकि पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। BIS के मानक बोतल बंद पानी से हटाए गए थे। उसके बाद FSSAI को ही अब प्रमाणित करना है कि जो पानी आप बाजार से खरीद कर पी रहे हैं वो साफ़ सुथरा है, कंटेमिनेटेड नहीं है, उसमें किसी तरीके की का जोखिम नहीं है। और इसलिए नए नियम लेकर FSSAI आया है। इसमें जो जितने भी बोतल बंद पानी बनाने वाले लोग हैं उनको नियमित रूप से उनके उत्पादन की व्यवस्थाओं की टेस्टिंग की जाएगी। क्योंकि BIS का पैमाना अब लागू नहीं होता है तो FSSAI ने इसके लिए नए नियम तय किए हैं जिसमें पानी के सोर्स की जांच होगी, बैच की टेस्टिंग की जाएगी। ये बैच वाइज जो कई तकनीकी पैमाने हैं उनमें कोलीफॉर्म्स का, फीकल का और अन्य तरीके के जो प्रदूषक तत्व हैं उनकी जांच पड़ताल के विस्तृत नियम हैं। नॉन कंप्लायंस पर सख्त कारोबार बंद करने के नियम हैं। रिकॉर्ड्स रखने होंगे और इन रिकॉर्ड्स की जांच बार बार की जाती रहेगी FSSAI के नई व्यवस्था के तहत। घाटे में चल रही कंपनियों को बंद करने के लिए प्रमोटर्स के बीच IBC के जरिए स्वैच्छिक लिक्विडेशन का विकल्प जोर पकड़ रहा है। आंकड़ों से पता चला कि 2021 में स्वैच्छिक तौर पर बंद हुई कंपनियों का आंकड़ा 101 था, जो 2024 में बढ़कर 423 हो गया है। इस व्यवस्था में लिक्विडेशन को जल्द मंजूरी मिलती है, जिस वजह से प्रमोटर्स इस रास्ते को चुन रहे हैं। कैसे समझें सर इस ट्रेंड को? स्वैच्छिक तौर पर कारोबार बंद करने की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये आंकड़े जो बताते हैं कि चूंकि IBC की धारा 59 के तहत कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा कारोबारी जिसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, जिसको शेयर धारकों और कर्जदारों की मंजूरी है, वो अपना कारोबार बंद कर सकता है। ये पुराना जो कंपनी एक्ट है उसके एग्जिट विकल्पों को थोड़ा आसान करता है और भारत में कंपनियों का एग्जिट मुश्किल था। लेकिन बड़े कंपनियों के लिए NCLT का ही रास्ता है, वहीं जाकर कंपनियां बंद की जा सकती हैं। 2024 तक IBC के तहत करीब 2133 मामले शुरू हुए, पहले से बहुत ज़्यादा है। इसमें 75% से ज़्यादा अंतिम रिपोर्ट जमा करने के और 54% मामले भंग करने से बंद के थे। बाकी जो है वो NCLT में लटके हैं। स्वैच्छिक तौर पर बंद की गई कंपनियों की संख्या करीब 2021 से 2024 के बीच में 4 गुना बढ़ गई है। सर एक और सवाल ये था कि कंपनियां इसे क्यों चुन रही हैं? अब जब से बैंक्रप्सी कानून आया उसके बाद एग्जिट करने का, बंद करने की प्रक्रिया काफ़ी सुविधाजनक और आसान हो गई। कंपनियां कारोबार बंद कर रही, रिस्ट्रक्चरिंग करती हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो SPV के तौर पर बनाई गई, निवेश के व्हीकल के तौर पर तैयार की गई, पुराना कारोबार खत्म हो गया, जिन्हें बंद करने में दिक्कत होती थी। अब चूंकि बार बार उनको टैक्स अधिकारियों से नोड्यूल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अन्य जो रेगुलेटर हैं उनसे मंजूरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए तेज़ी से कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया हमें इसमें बढ़ती दिख रही है। इस साल कंपनियों की तरफ से आए ओपन ऑफर की संख्या 17 साल में सबसे ज़्यादा रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2025 में अब तक कंपनियों की तरफ से कुल 121 ओपन ऑफर आ चुके हैं, जो 2008 के बाद सबसे बड़ा और अब तक का दूसरा बड़ा सालाना आंकड़ा है। 2008 में कंपनियों की तरफ से 133 ओपन ऑफर आए थे। सर क्या वजह है इतना ओपन ऑफर आने की? भारतीय बाजार में अधिग्रहण और विलय की प्रक्रिया बहुत तेज हो रही है। जो आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है, 17 साल का सबसे बड़ा नंबर है जहां आक्रामक रूप से ओपन ऑफर के जरिए बाजार में टेक ओवर किया जा रहा है। M&A की एक्टिविटी और टेक ओवर की एक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। अगर आप ये देखें कि अगर इस पूरे आंकड़े को शुभम तोड़कर देखें तो ऑलमोस्ट हर वीक में 2 ओपन ऑफर बाजार में आए कंपनियों का अधिग्रहण करने के लिए। काफ़ी बड़ा रन रेट है और ये बताता है कि जो बाजार का बुल रन है उसके बीच में कंपनियां आक्रामक रूप से अधिग्रहण के लिए, निवेशक आक्रामक रूप से अधिग्रहण के लिए आ रहे हैं। जो टोटल अनाउंस्ड ओपन ऑफर का साइज है वो 41,444 करोड़ रुपए का रहा है। ये 2013 के बाद सबसे बड़ा नंबर है जो भारत में ओपन ऑफर्स के लिए आया था। इसमें ज़्यादातर डील्स ऐसी हैं जिसमें 26% के आसपास इक्विटी टेक ओवर करने का, वोटिंग कैपिटल लेने का या उस तरीके के कंट्रोल लेने का प्रस्ताव होता है। ज़्यादातर स्ट्रेटेजिकेशन है जिसमें प्रमोटर की स्टेक्स बढ़ाई जाती हैं, डीलिस्टिंग के सिचुएशंस को देखा जाता है। एक्टिविटी इसलिए ज़्यादा हाई है क्योंकि पी कैपिटल बाजार में काफ़ी बड़े पैमाने पर उपलब्ध है और प्रमोटर्स एग्जिट भी करना चाहते हैं
क्योंकि शेयर बाजार में तेजी है और उन्हें अच्छा वैल्यूएशन मिलता है, तो वो एग्जिट करना चाहते हैं। 2011 के बाद भारत में रेगुलेटरी क्लैरिटी भी बढ़ गई, टेक ओवर के लिए 25% ट्रिगर है, 26% का मिनिमम ऑफर है। इसलिए एक पूरा फ्रेमवर्क ऐसा है जिसको आप समझ सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए बाजार में इसमें सक्रियता दिखाई दे रही है। जो सेक्टर है उनमें सबसे ज़्यादा जिनमें दिख रहा है उनमें फाइनेंशियल हैं, कंज्यूमर इंडस्ट्रियल्स हैं और टेक हैं, जहां पर हमें सबसे ज़्यादा ओपन ऑफर दिखाई दिए हैं। गोल्ड की कीमतों में आई रिकॉर्ड तेजी ने रिजर्व बैंक की टेंशन बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक को चिंता है कि ऊंचे गोल्ड भाव पर बटे गोल्ड लोन में उस समय डिफॉल्ट बढ़ सकता है जब गोल्ड की कीमतों में भारी गिरावट आएगी, क्योंकि उस समय लोन के लिए गिरवी रखे गोल्ड की कीमत लोन राशि के नीचे आ सकती है। ऐसे में रिजर्व बैंक ने बैंकों को गोल्ड लोन पर सख्ती करने को कहा है। संभावना यह है कि बैंक गोल्ड लोन टू वैल्यू रेशियो घटा सकते हैं। इस बीच गोल्ड का भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। विदेशी बाजार में ये $4400 के ऊपर चल रहा है। सर, पहले तो चिंता क्या है आरबीआई की, यही समझ लेते हैं। रिजर्व बैंक समझ नहीं पा रहा है। दरअसल रिजर्व बैंक खुद गोल्ड को लेकर अगर आप देखें तो पिछले 2 साल 3 साल के अंदर हमने रिजर्व बैंक की नीतियों में गहरा असमंजस देखा है। सर, रिजर्व बैंक यहाँ बैंकों को ये कह रहा है कि सोना एमसीएक्स पे 1.30 लाख रुपए 10 ग्राम के आसपास है, 3 महीने में 20% बढ़ा है, 6 महीने में 35% बढ़ा है। अब डर ये है कि अगर इसमें यहाँ से 10 से 15% का करेक्शन आता है, जबकि बाजार में तो ये आंकलन है कि इससे ऊपर जाएगा, करेक्शन आता है तो जो कोलेट्रल है वो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोलेट्रल की वैल्यू नीचे चली जाएगी। नवंबर के अंत में बैंकों का आउटस्टैंडिंग गोल्ड लोन 3.37 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। यानी आरबीआई की तमाम कोशिशों के बावजूद जैसे जैसे गोल्ड महंगा होता जा रहा है, लोग इसका इस्तेमाल अब तेजी से पर्सनल लोन की तरह करने लगे हैं, इसको प्लेस करके इसके बदले पैसा लेने लगे हैं। आरबीआई का कहना यह है कि सोने में 15 से 20% के झटके आरबीआई मान रहा है और तमाम एजेंसियां भी कह रही हैं कि सोने में 15 से 20% के झटके आते रहेंगे और ऐसी स्थिति में पुराना जो 75% एलटीवी है वो रिस्क में आ जाएगा, क्योंकि अगर कीमतों में तेज गिरावट आती है। ये बात आरबीआई को परेशान कर रही है और इसलिए इस तरीके के इशारे मिल रहे हैं, जैसा शुभम आपने बताया भी शुरुआत में, कि आरबीआई आने वाले दिनों में गोल्ड लोन को लेकर नियमों में कुछ और सख्ती कर सकता है। तो सर, किस तरीके की सख्ती हो सकती है गोल्ड लोन पर आरबीआई की तरफ से? जैसा दिख रहा है आरबीआई के इस इशारे से कि आरबीआई मान रहा है कि लोग पर्सनल लोन की तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और चूंकि सोने की कीमतों में लगातार तेजी है तो उनके कर्ज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए आरबीआई शायद अब 2.5 लाख रुपए से ऊपर के कर्ज की रियल टाइम निगरानी करेगा, जो बड़े आकार के कर्ज हैं। और संकेत यह है कि प्रति ग्राम सोने की कर्ज लिमिट कम की जा सकती है। भले ही कीमत उसकी ऊंची हो, लेकिन 1 ग्राम सोने के बदले जो कर्ज दिया जा रहा है उसकी एक नई सीमा लाई जा सकती है, जिससे कि लेवरेज सीमित रहे। हालांकि एक असंगति है इसमें, एक पैराडॉक्स भी है कि आरबीआई घरेलू कर्जदाताओं को सोने के उतार चढ़ाव से चेताता है, बैंकों को सिफारिश करता है और खुद सबसे बड़े सोना बायर्स में, दुनिया के सबसे प्रमुख सोना बायर्स में है करीब 880 टन का रिजर्व मेंटेन कर रखा है। तो आप ये सोचिए कि जो चिंता रिजर्व बैंक को कर्ज देने वाली कंपनी या बैंक के कोलेट्रल के तौर पर दिख रही है, वही चिंता रिजर्व बैंक के अपने रिजर्व के लिए भी है कि अगर सोना यहाँ से 10-12% नीचे टूटता है, जिसका कि रिस्क इस तरीके की आशंकाओं के साथ ये बात की जा रही है, तो आरबीआई के रिजर्व पर भी और उसके हेज पर भी असर पड़ेगा। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला बना हुआ है। विदेशी बाजार में भाव $70 प्रति औंस के करीब पहुंच गए हैं। कीमतों में लगातार तेजी की वजह से अब चांदी के बाजार में $80 के अनुमान तैरने लगे हैं। कई विश्लेषज्ञ मान रहे हैं कि 2026 की मार्च तिमाही में ग्लोबल बाजार में चांदी का भाव $80 पहुंच सकता है। ये बात केवल चांदी तक नहीं है, ये तेजी केवल चांदी तक सीमित नहीं है। कॉपर की सप्लाई प्रभावित होने की वजह से इसकी कीमतें भी लगातार तेज बनी हुई हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज पर भाव $12,000 प्रति टन की तरफ बढ़ रहा है। घरेलू बाजार में भी कीमतें $1120 प्रति किलो के ऊपर हैं। सिटी ग्रुप का एक अनुमान आया जिसमें यह माना गया कि 2026 की दूसरी तिमाही में ग्लोबल मार्केट में कॉपर का भाव $15,000 तक पहुंच सकता है। सर, पहला सवाल चांदी को लेकर, चांदी में तेजी के और बढ़ने के अनुमान क्यों? चांदी में स्ट्रक्चरल तेजी दिख रही। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो शुभम स्ट्रक्चरल तेजी में चली गई हैं। चांदी में सिल्वर इंस्टीट्यूट का ताजा आंकड़ा जो मेरे सामने अभी खुला हुआ है, जिसमें सिल्वर इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि आने वाले दिनों में चांदी की जो स्ट्रक्चरल
शॉर्टेज है या जिसको स्ट्रक्चरल डेफिसिट कहते हैं वो कई साल की ऊंचाई पर होगा। 2021 से 2025 का जो कम्युलेटिव शॉर्टफॉल है बाजार में सप्लाई का वो 800 मिलियन ऑन्स से ऊपर है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से चांदी की कीमतों में तेजी है। दूसरा एक फैक्टर चीन का है, हालांकि चीन पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन हम लोग बात करके बता चुके हैं आपको जो लोग बोनस पॉइंट के दर्शक हैं उन्हें पता होगा कि हम लगातार बता रहे हैं कि चांदी में तेजी के स्ट्रक्चरल कारण बन रहे हैं। चीन ने चांदी के निर्यात पर नए कंट्रोल्स लगा दिए हैं। 1 जनवरी के बाद चीन चांदी का निर्यात नियंत्रित करेगा और सीमित स्तर पर चांदी के इसके इस्तेमाल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात की इजाजत देगा। तो एक बड़ा फैक्टर यह है कि एक तो बाजार में वैसे ही कमी है क्योंकि चांदी का उत्पादन कम है खदानों से, दूसरा चीन की आपूर्ति कम आ रही है। चांदी का स्क्रैप बाजार से बिल्कुल नदारत है। तो इसलिए सिल्वर की जो रैली है वो गोल्ड से काफी बड़ी से आगे निकल चुकी है। चांदी उस तरीके का हेज नहीं है जैसा गोल्ड है। तो चांदी की पूरी तेजी डिमांड सप्लाई मिसमैच पर टिकी हुई है और लगातार आने वाले दिनों में जो बिट्स बढ़ रही हैं पूरी दुनिया के देशों में ईवी के लिए, सोलर के लिए, उसके लिए बड़ी डिमांड बनती दिखाई दे रही है। और अब ये कोई ना कोई खबर इस तरीके की हर हफ्ते आ रही है जो चांदी की कमी के अनुमान को या चांदी की कमी की जो अंतर्धारणा है, सेंटिमेंट है, उसको मजबूत कर रही है। कॉपर में क्या वजह है? कॉपर की कीमतों में जो बढ़त है वो क्यों नहीं थम रही है? कॉपर में थोड़ा मामला अब गंभीर हो गया है। कॉपर में $12,000 पर टन से ऊपर निकल गया। कॉपर के बारे में हम लगातार बताते रहे। 2 महत्वपूर्ण खबरें जो चलते चलते इस महीने में आई जिसके कारण कॉपर में इतनी तेजी दिखाई दे रही है। माइंस की सप्लाई का डिसरप्शन इस साल की शुरुआत से ही कॉपर में चल रहा था, लेकिन अब वो और ज़्यादा गहरा गया। माइंस से आने वाला जो कॉपर की आपूर्ति है, सबसे ज़्यादा बड़ा फेल्योर अभी आया कजाकिस्तान की, ईस्ट कजाकिस्तान की ज़ेकिस्तान माइन है, वहाँ पर कॉपर के उत्पादन में तेज गिरावट हुई है। कांगो की जो कामुआ काकुला माइन है वहाँ पहले से ही उत्पादन में कमी दिखाई दे रही थी और ज़्यादा दिख रही है। चिली की तीनों माइंस हैं, जो बेलंका की है और एंडाकोलो की है और मोंटेवेरेडो की है, तीनों कॉपर माइंस में उत्पादन में गिरावट है। और इसके अलावा कुछ और भी कॉपर माइंस हैं जिनमें उत्पादन बंद हो रहा है। इसलिए जो कॉपर के ग्लोबल शॉर्टेज के एस्टीमेट्स हैं वो बदलते चले जा रहे हैं। जो ताज़ा डेफिसिट का आकलन आया वो 3,26,000 टन के डेफिसिट का है 2025 के अंत तक का, जो आगे आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा। तो पहली तो वजह यह है, ये स्ट्रक्चरल तेजी है कॉपर के अंदर। दूसरा ये है कि चूंकि इन्वायरमेंटल नियम पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बदले, इसलिए कॉपर माइंस में निवेश कम हुआ और उस कम निवेश का असर हमें अभी दिखाई दे रहा है। तो कॉपर माइंस में निवेश 7 से 10 साल के न्यूनतम स्तर पर दिखाई दे रहा है क्योंकि उतनी कैपिटल इसमें इन्वेस्ट नहीं की गई। और इस बीच हमने कॉपर में एक किस्म का स्ट्रक्चरल सुपर साइकिल कमोडिटी का बनते हुए देखा है। तो जैसे जैसे ईवी की ग्रिड्स की और सोलर की, रिन्यूएबल की मांग बढ़ती जाएगी और ये शॉर्टेजेस और गहरी होती चली जाएंगी और इसलिए हमें कॉपर में इतना मजबूत बुल रन बनता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो मेटल्स की कीमतों को प्रभावित करने वाले परोक्ष मैक्रो कारण होते हैं, डॉलर की कमजोरी और वो एक फैक्टर इसमें भी दिख रहा है और इसका बड़ा असर हमको, कॉपर की तेजी का बड़ा असर हमें आने वाले दिनों में बहुत बड़े उत्पादों पर, कंज्यूमर उत्पादों पर, इलेक्ट्रिकल उत्पादों पर दिखाई देगा। सर, स्ट्रक्चरल तेजी जैसे आपने बोला, कैसे समझा जाए इसको? कैसे माना जाए कि ये तेजी अब स्ट्रक्चरल है, छोटी मोटी नहीं है या कम समय की नहीं है? अगर आप एक चीज ध्यान से देखें, दो हिस्सों में तेजी मूव कर रही है ग्लोबल मेटल बाजार में। और दिलचस्प बात यह कि ग्लोबल मेटल बाजार में तेजी के मैक्रो कारण भी हैं और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चरल कारण भी हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और पैलेडियम। प्लैटिनम 17 साल की ऊंचाई पर, पैलेडियम 3 साल की ऊंचाई पर, गोल्ड और सिल्वर नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर। तो ये जो पूरा हाई वैल्यू मेटल्स का या जो वैल्यू प्रेशियस मेटल्स का जो पूरा बास्केट है, इसे हमने हाल फिलहाल के दशकों में शुभम इस तरह बढ़ते नहीं देखा था। एक साथ सोना बढ़ता था, चांदी थोड़ा बढ़ती थी, पर ये पूरा का पूरा बास्केट मूव कर रहा है और ये बता रहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कई तरह से अपने हेज की कोशिश कर रहा है, करेंसीज को लेकर, डेट को लेकर, क्रिप्टो को लेकर। और उस वजह से ये जो मेटल्स हैं ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में आ चुकी हैं और इसीलिए आपको ईटीएफ्स में इतना ज़्यादा बड़ा निवेश, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में इतना बड़ा निवेश दिखाई दे रहा है। तो ये मेटल्स, इसमें चांदी को अगर आप थोड़ा अलग कर दें, क्योंकि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड है, प्लेटिनम में भी थोड़ी सप्लाई की शॉर्टेज है, साउथ अफ्रीका की एक माइन है जिसमें उत्पादन गिरा है, लेकिन ये चारों मेटल्स ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम में जो उठापटक
हो रही है या चल रही है, खासतौर पर जापान में ब्याज दरें बढ़ने के कारण, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की ब्याज दरें स्थिर होने के कारण पूरी दुनिया में 3 हिस्सों में खिंचती दिखाई दे रही है। जापान में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, यूरोप में स्थिर हैं, अमेरिका में घट रही हैं। तो इस बीच में ये जो मेटल्स हैं ये आ गई हैं ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम के हेज के सपोर्ट के तौर पर। तो एक तो बड़ी वजह ये। दूसरा जो बड़ा हिस्सा है वो है कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक का। इन तीनों के ट्रेंड आप पिछले 1 साल में तेजी से बढ़ते हुए देखिए। तीनों प्रमुख धातुएं जिनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है कमोडिटी की भाषा में, इन तीनों धातुओं में स्पष्ट रूप से रिन्यूएबल ईवी मार्केट की जो क्रांति है वो असर करती दिखाई दे रही। तीनों में हमें रिकॉर्ड तेजी दिखाई दी। कुछ असर अब ट्रंप ने भी किया। ट्रंप ने अपनी तरह से इनकी तेजी बढ़ाने की कोशिश की, ड्यूटी लगाई अपने आने पर। इस वजह से हुआ जिंक और कॉपर की सप्लाई में आपूर्ति में कमी। हमने कॉपर के बारे में आपको ये बताया। तो ये जो है ये कमोडिटी सुपर साइकिल में चलेगी। हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, पर जिन सेक्टर्स में, जिन इंडस्ट्री में इनकी डिमांड है वहां बड़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये जो स्ट्रक्चरल तेजी का माहौल बन रहा है ये 2026 में निवेशक मान रहे हैं कि 2026 के साल को मेटल्स का साल बनाएगा। एनर्जी का साल नहीं होगा। एनर्जी की कीमतें दबी रहेंगी। हम एनर्जी के बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को देख ही रहे हैं। सर एक और सवाल लास्ट में, क्योंकि आपने बीच में चीन का भी जिक्र किया था, क्या आपको लगता है चीन इस तेजी के लिए जिम्मेदार है? एक बड़ा दिलचस्प जानकारी है शुभम, जो शायद हो सकता है बहुत सारे दर्शकों तक नहीं पहुंची हो। ये साल बीतते बीतते दुनिया के निवेशक अब 2 हिस्सों में बंट गए हैं। एक निवेशक ये मान रहे हैं जिन्होंने मेटल्स को शॉर्ट कर रखा था, जिन्होंने इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज को शॉर्ट कर रखा था। उनका मानना था कि चीन की डिफ्लेशन गहराएगी और चीन ग्लोबल ग्रोथ का इंजन नहीं रहेगा। लेकिन पिछले सप्ताह चीन ने 2 बड़े संकेत दिए जिसके बाद इन मेटल्स की तेजी का एक तार या एक सिरा वहां से भी जुड़ता है। चीन ने कहा कि वो बहुत अल्ट्रा एग्रेसिव फिस्कल पॉलिसी लेकर आ रहा है जिसमें काफी खर्च बढ़ाया जाएगा। और दूसरा उसने कहा कि वो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म बॉन्ड जारी करेगी चीन की सरकार। इन दोनों चीजों ने, इन दोनों घटनाओं ने दुनिया के मेटल मार्केट को इस बात का इशारा दिया है कि चीन इस डिफ्लेशन को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए तैयार है। और इसी का तार आप जोड़ लीजिए युआन की करेंसी के डिवेल्युएशन की पॉलिसी से, चीन का अलग हटने से, कि चीन अपनी करेंसी को मजबूत करना चाहता है। बाजार में इस बात का संकेत है कि चीन ये जो बड़ा बाजूका लेने कर आ रहा है, जो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म बॉन्ड लेकर आएगा और जो फिस्कल पॉलिसी लेकर आएगा, इसमें खर्च बढ़ाया जाएगा। और इस बार खर्च रियल एस्टेट मार्केट को पैकेज देने के लिए नहीं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। जैसे चर्चा है बाजारों में, ग्लोबल बाजारों में, कि चीन एक ट्रेड इन स्कीम लेकर आ सकता है जिसमें चीनियों को बड़े पैमाने पर पुरानी कारें, पुराने फ्रिज, टीवी बदलने की छूट दी जाएगी जिससे कि वो बदल सके और उनको सस्ता सामान मिल सके। पेंशन और इनकम के पैसे दिए जाएंगे। ये पूरा का पूरा पूरी तैयारी ये बता रही है कि चीन अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ाने के लिए सब कुछ करना चाहता है। और इसलिए आपको मेटल्स में ये तेजी दिखाई दी। यहां तक कि एक छोटी अवधि के लिए पिछले सप्ताह हमने आयरन ओर की कीमतों में भी तेजी देखी, जो बड़ा सरप्राइजिंग थी। कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक तो खैर बुल रन में पहले से थे। आयरन ओर तक की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दी। तो इसलिए अगर चीन की तरफ से ऐसा कोई बड़ा स्टिमुलस आता है, बाजार जो महक उसको लग रही है चीन से किसी बड़े स्टिमुलस की, कंजम्पशन स्टिमुलस की, तो फिर हमें मेटल्स की तेजी और ज़्यादा मजबूत होती दिखाई दे सकती है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो के हाल के संकट की वजह से उसकी विस्तार योजनाओं को झटका लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए टाल दिया है। पहले कंपनी की योजना थी कि मार्च अंत तक वे अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 5 नई उड़ानों को शामिल करेगी, लेकिन क्रू स्टाफ और पायलट्स की कमी की वजह से उन उड़ानों को वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत तक टाल दिया गया है। सर, कौन कौन सी योजनाएं टाली गई हैं, पहले तो यही समझ लिया जाए। इंडिगो का, इस पूरे संकट से इंडिगो का जो ग्लोबल एक्सपेंशन था, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार था, वो तो बुरी तरह ऑफ द रनवे हो गया है। आप कह दें कि वो उड़ान रुक गई है। एथेंस तक इंडिगो की फ्लाइट जाती थी। उसके बाद योजना ये थी कि जो ब्रॉडर वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के रूट्स हैं वहाँ अपनी सेवाओं का विस्तार करेगी। 2026 के वित्त वर्ष के अंत तक ये प्लान था कि इंडिगो 50 सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इंडिया से शुरू करेगी, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करेंगी। अभी 30 देशों में 45 स्थानों पर इंडिगो की अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जाती हैं। एथेंस के बाद ब्रसेल्स, पेरिस, बर्मिंघम की उड़ानों पर बातचीत थी, ये सब बंद हो गई। ये सारी योजनाएं अब बंद दिख रही हैं। ये रूट अब 2027 की शुरुआत तक ही शुरू हो पाएंगे, इससे पहले नहीं शुरू होंगे। और इसलिए जो
ब्रॉडर वेस्टर्न यूरोप में इंडिगो के विस्तार की योजना थी और धीरे धीरे इंडिगो एक फुल सर्विस एयरलाइन की तरफ बनने की तरफ बढ़ रही थी, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स दोनों जगह करती। वो योजना उस पर असर पड़ा और उसका असर हमें आने वाले दिनों में निवेशकों पर, स्टॉक प्राइस पर भी दिखाई देगा। सर, एक और सवाल ये था कि पहली बात तो क्या यही केवल एक वजह है कि पायलट्स नहीं है, क्रू मेंबर नहीं है, इंडिगो क्यों टाल रही है योजनाएं, और फिर अब आगे क्या योजना है इंडिगो की? पहली चीज तो ये कि इंडिगो को जो 10% रूट कट करने के लिए कहा गया, जैसे हमने आपको बताया था, तो वो रूट्स वो कट किए जा रहे हैं जहां ज्यादा फ्रीक्वेंसी है या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था। तो इंडिगो को सबसे पहले अपने जो ज्यादा फायदे वाले इंटरनेशनल रूट्स थे उन पर कटौती करनी पड़ रही है, क्योंकि जो डीजीसीए ने कहा है कि जो सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले सेक्टर हैं वहां पर कटौती न की जाए। तो इसलिए जो घरेलू और जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय रूट हैं उन्हीं पर इंडिगो बनी रहेगी, नए रूट शुरू नहीं कर पाएगी। पायलटों की कमी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि डीजीसीए के नए नियमों के बाद पायलट को ज्यादा पायलट की जरूरत है। इंडिगो की भर्ती लगातार पिछड़ी हुई है, सक्रिय पायलट करीब 7% कम हुए हैं और शेड्यूल बढ़ाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिगो के पास विमानों की कमी है। A321 XLR की डिलीवरी जनवरी से आ जाएगी दिल्ली मुंबई एथेंस के लिए। A350-900 एयरबस का जो वाइड बॉडी नया एयरक्राफ्ट है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा 2027 तक। तो लंबी दूरी के लिए कंपनी के पास विमान तो होंगे, लेकिन नेटवर्क रोल आउट में देरी होगी, विमान के ऑर्डर में नहीं होगी। और ये बड़ी चुनौती होती है किसी एयरलाइंस के लिए कि उसको के पास विमान आकर खड़े हो जाएं और पायलट ना हो और अपने नेटवर्क का रोल आउट ना कर पाए। ये कंपनी की बैलेंस शीट को और ज़्यादा ब्लीड करता है। तो इंडिगो यहाँ से अगले 6 महीने 8 महीने तक काफ़ी जद्दोजहद में रहने वाली एयरलाइंस रहेगी और इसके हर छोटे छोटे फैसले पर बाजार में प्रतिक्रिया दिखाई देगी, स्टॉक्स ऊपर नीचे होता रहेगा। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में कंबोडिया ने आरोप लगाया है कि थाईलैंड ने लड़ाकू विमानों के जरिए बम गिराए हैं। दोनों देशों के बीच बॉर्डर के विवाद पर जुलाई में टकराव की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराया था। लेकिन 8 दिसंबर को फिर से दोनों के बीच तनाव बढ़ा। इस तनाव की वजह से अब तक दोनों देशों के करीब 40 नागरिकों की मौत हो चुकी है। सर, किस तरफ बढ़ रहा है ये तनाव? ये टकराव फिर शुरू हुआ। अभी 2 दिन पहले फिर अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि दोनों देशों के बीच शांति हुई है, सहमति बनी है, लेकिन 12-13 दिसंबर के बाद इसमें घटनाओं में तेजी आई है दोनों के बीच सीमावर्ती विवाद में। और अब विमानों का, लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है, जिसमें अब पहली बार पिछले 48 घंटों में जो एसेट्स हैं, जो ब्रिजेस हैं और बाकी चीज़ें हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। कोशिश ये है कि मलेशिया कोशिश कर रहा है कि दोनों देशों के बीच में एक बातचीत कराई जा सके, मध्यस्थता की कोशिश हो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई संभावना बनती दिखाई नहीं दे रही है। और अगर ये टकराव थोड़ा ज़्यादा बढ़ा तो फिर इससे साउथ ईस्ट एशिया में नए किस तरीके की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी और करेंसीज पर शुरुआती तौर पर हमें आने वाले दिनों में इसका असर, थोड़ा दबाव तो हमें दिखने लगा है थाई भाट के ऊपर, खास तौर पर एशिया की करेंसीज पर हमें इसका असर दिखाई देगा। अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों पर सख्ती बढ़ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 2026 में अप्रवासी नागरिकों पर सख्ती के लिए नए कदम उठा सकते हैं। गैरकानूनी नागरिकों की पहचान के लिए अमेरिकी कंपनियां या कारोबार में काम कर रहे लोगों पर छापेमारी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा बॉर्डर पेट्रोल पर $170 अरब अतिरिक्त फंडिंग की जाएगी। सर, किस तरह से ये सख्ती बढ़ रही है और क्या आपको लगता है कि इसके परिणाम कैसे दिख सकते हैं? बेहद कठिन होने वाला है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से लोगों से बात करें, चर्चा करें या वीज़ा या इमिग्रेशन सर्विस वालों से बात करें, तो ज़्यादातर लोग इस बात की सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका में आने वाले दिनों में ट्रैवल करने में और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए जाने से बचा जाए। जो नए फैसले डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं जो जनवरी से प्रभावी होंगे, उसमें एक तो जो रिस्ट्रिक्शन है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन वाले या प्रतिबंध वाले देश हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। 39 देशों पर अब प्रतिबंध हैं, जिसमें से 19 पर फुल एंट्री रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। इमिग्रेंट्स और नॉन इमिग्रेंट्स दोनों तरीके के वीज़ा सस्पेंड कर दिए। अमेरिका ने ऐसा पहली बार किया, इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे देशों के लोगों का आना रोका है। और 20 देश ऐसे हैं जिन पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाए गए, यानी उनके लोगों को आसानी से वीज़ा नहीं दिए जाएंगे। एग्जम्पशंस जो पहले से मिल रहे थे फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट वीज़ा पर उनको भी अब सीमित कर दिया गया है, यानी इन देशों से आवाजाही बेहद मुश्किल है। इसके अलावा जो रिफ्यूजीज़ को स्वीकार करता था अमेरिका अपनी पॉलिसी के तहत, वो रिफ्यूजी एडमिशन की सीलिंग जो 2026 में अब घटाकर 7500 कर दी गई है और इस बात जिसमें 12,500 की पहले कैप थी उसे आधा कर दिया गया है। मास डिपोर्टेशन यानी लोगों को गिरफ्तार करके एंटी इमिग्रेशन व्यवस्था के तहत बाहर निकालने की प्रक्रिया और ज़्यादा तेज़ी से
चलेगी। ज़्यादातर लीगल और ह्यूमैनिटेरियन चैनल से जो लोग आते थे अमेरिका में, उनको भी उन चैनल्स को भी रोक दिया गया है। और इसके अलावा जो बॉर्डर पेट्रोल उसे तेज किया गया है। हालांकि इसका बड़ा असर आने वाले दिनों में अमेरिकी बाज़ार में हमें लेबर शॉर्टेजेस पर दिखाई देगा, क्योंकि कई हिस्से हैं अमेरिका के जहां जो तमाम सर्विसेज हैं, जहां इमिग्रेंट्स काम करते थे, उन सर्विसेज की हालत बेहद ख़राब है, कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। जापान के फुकुशिमा में स्थित देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। 2011 में दुर्घटना की वजह से इसे बंद किया गया था, लेकिन 15 साल बाद फिर से ये शुरू किया जा रहा है। ऊर्जा ज़रूरतों के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के लिए जापान ने इस पावर प्लांट को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। इसके 2026 की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है। क्या असर होगा सर इसका, ये शुरुआत होती है तो? जापान हमेशा न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर दुविधा में रहता है। इतिहास युद्धों का है और दुर्घटनाओं का भी है जापान में। और चूंकि जापान का जो भूगोल है, जापान की ज्योग्राफी भूकंप प्रवण है, अर्थक्वेक प्रवण है, तो इसलिए वहाँ और ज़्यादा खतरे हमें दिखाई देते हैं भूकंप और सुनामी के कारण। पर ये देखिए, ये जो ग्लोबल एनर्जी शिफ्ट आ रहा है, जापान उसका पहला उदाहरण है। एआई डेटा सेंटर्स के लिए और सर्वर फार्म्स के लिए ह्यूज एनर्जी की ज़रूरत है, और उस एनर्जी में भी अब थर्मल एनर्जी नहीं इस्तेमाल हो सकती, क्योंकि वो प्रदूषण बढ़ाती है। तो जापान को मजबूरी में अपनी बड़ी हिचक छोड़कर अपने एक दुर्घटना वाले प्लांट को दोबारा शुरू करना पड़ रहा है। तो फुकुशिमा के मामले में दो फैसले हैं। एक तो ये कि जो वहाँ फुकुशिमा का वेस्ट वाटर 30 साल से इकट्ठा है, जिसे क्लीन किया गया, साफ किया गया, उसे समुद्र में छोड़ा जाना है, एक ये फैसला हुआ है। और दूसरा, फुकुशिमा प्लांट जो दुर्घटना के कारण बंद था, उसे दोबारा शुरू करने की बात है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने सर्वे किया था 2025 में एक राउंड सर्वे हुआ था, इससे पहले हुआ था। उनकी फॉलोअप की रिपोर्ट आ गई है डिस्चार्ज सिस्टम को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर। और अब जापान को इस बात की इजाज़त अंतर्राष्ट्रीय नियामकों की तरफ से मिल गई है कि जापान इसे प्लांट को शुरू कर सके। करीब जापान ने खासा ट्रिलियंस ऑफ येन्स इसके रिकंस्ट्रक्शन में लगाने का फैसला किया है, जिससे कि ये पूरा प्लांट नए सिरे से तैयार हो सके। और जापान में जो बिजली की कमी है हाईटेक सर्वर फार्म्स के लिए, उनको बिजली की कमी पूरी की जा सके। उम्मीद है कि इन तैयारियों के आधार पर अगले 6 महीने के भीतर हमें इस प्लांट में गतिविधियाँ कुछ शुरू होती दिखाई देंगी। तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सवाल सुझाव भेजिए हमको। फिलहाल दीजिए इजाज़त, कल आएंगे नए शो के साथ। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.